हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट इंडिया में। और आज इस वीडियो में हम ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस कुछ इनिशियल एक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने स्पेसिफिकली इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट कर पाएँ। सो बेसिकली इस वीडियो में हम 4 एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की, फिर बात करेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 की, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्ट ऑफ 1786 के बारे में, जो इसलिए लाया गया ताकि लॉर्ड कॉर्नवालिस की 2 शर्तें पूरी की जा सकें जो उन्होंने रखी थी गवर्नर जनरल बनने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, लेकिन उससे भी पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी ब्रिटिश क्राउन को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाने की, या फिर जो फर्दर एक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए उनको इंट्रोड्यूस करने की। सबसे पहले तो दोस्तों जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए 3 मेजर रीजंस थे ब्रिटिश क्राउन के पास। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करना चाहता था। दूसरा रीज़न ये था कि इस एक्ट के बाद एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया की फाउंडेशन बिछी, मतलब इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन बिछाया ब्रिटिश क्राउन ने थ्रू द एक्ट ऑफ 1773। तीसरा था कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसने रिकॉग्नाइज किया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। शुरुआत थोड़ी पहले से करते हैं। होता क्या है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाता है बिटवीन ब्रिटिश अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल, जिसमें ब्रिटिश बड़ी इजीली जीत जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 1764 का बैटल ऑफ बक्सर होता है, जहां अगेन ब्रिटिशर्स बड़ी आसानी से जीत जाते हैं और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। एक ट्रीटी साइन की जाती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, और दूसरी ट्रीटी साइन की जाती है मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ। इसके बाद ब्रिटिश बहुत पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अब रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स भी आ चुके हैं। देखिए क्या होता है कि हिस्टोरिकली जब भी कोई रूलिंग डायनेस्टी बदलती है तो वो अपनी करेंसी, अपने कॉइन्स इसलिए इशू करती है ताकि वो वहाँ के लोगों को बता सके कि अब उनकी पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, उनकी इकोनॉमी सब कुछ उस रूलिंग डायनेस्टी के कंट्रोल में है। ऐसे ही एंशियंट पीरियड से होता हुआ है। मतलब अगर सतवानाज का फाउंडर सीमुका सतवाना डायनेस्टी की नींव रखता है तो सतवानाज अपने कॉइन लॉन्च करेंगे, या 1526 में बाबर मुगल एम्पायर की नींव रखेगा तो वो अपने कॉइन्स लॉन्च करेगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और आगे चल के हम बात करेंगे एंशियंट डायनेस्टीज़ के बारे में, मेडिवियल डायनेस्टीज़ के बारे में इन द होल ऑफ इंडिया, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। तो 1764 के बाद ब्रिटिश वर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, लेकिन इसी बीच 1770 का द इनफेमस बंगाल फेमाइन आता है। अब इस फेमाइन में हुआ ये कि 3 करोड़ लोग लगभग अफेक्ट हुए और रॉबर्ट क्लाइव पे लगे करप्शन के चार्जेस। इसके बाद एंट्री होती है एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी की इन द ईयर 1772, जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी के आने के बाद 1773 में आता है द रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए अब थोड़ा नज़र डालते हैं कि क्या था इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। इसका सबसे पहला पॉइंट ये था कि अब से गवर्नर ऑफ बंगाल विल बी द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जिसमें 4 मेंबर्स होंगे जो उसे असिस्ट करेंगे। इसका सेकंड पॉइंट ये था कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स भी अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करेंगे, जबकि इससे पहले बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंटली काम करती थी, एक दूसरे के मामले में कोई खास इंटरफेरेंस नहीं होता था। इसका तीसरा सबसे मेजर पॉइंट जो था वो ये था कि
1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। इसी एक्ट का चौथा पॉइंट ये था कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सर्वेंट्स हैं, वो किसी भी तरह का गिफ्ट या ब्राइब नेटिव से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बेसिकली कंपनी के एम्प्लॉयज़ और सर्वेंट्स पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई इस मामले में। और इसी एक्ट का जो 5वां और एक और मेजर पॉइंट था वो ये था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको अब रेवेन्यू हो, चाहे सिविल हो, चाहे मिलिट्री अफेयर्स जो भी है इंडिया में, वो सारे के सारे रिपोर्ट करने पड़ेंगे ब्रिटिश क्राउन को। तो क्लियरली ये पता चल रहा था कि इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने की कोशिश है ब्रिटिश क्राउन की। अब इसके बाद आया द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक प्रोविज़न था कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। तो अब 1781 के जो अमेंडिंग एक्ट था, इसके प्रोविजंस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और कुछ उसकी ज्यूरिस्डिक्शन को डिफ़ाइन किया गया उसी सुप्रीम कोर्ट की जो इस्टेब्लिश किया गया था 1773 के एक्ट की वजह से। तो अब चलिए बात करते हैं 1781 के अमेंडिंग एक्ट के फीचर्स के बारे में। तो इसका सबसे पहला पॉइंटर ये था कि वॉइसरॉय, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है या सर्वेंट्स हैं, वो जो भी काम अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करते हैं, जो भी एक्शंस लेते हैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, वो इस सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर है। सेकंड पॉइंट, जो भी रेवेन्यू मैटर्स है इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, वो इस सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आते। और तीसरा पॉइंट कि इस सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं सारे के सारे इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, यानी कलकत्ता शहर के जितने लोग हैं वो सब इस कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं। एंड द केसेस वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉज। मतलब क्लियर था कि मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से उनके केसेस होंगे, और अगर हिंदूज हैं तो हिंदू लॉज के हिसाब से उनके केसेस लिए जाएंगे। और इसका चौथा पॉइंट ये था कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है वही रेगुलेशंस फ्रेम करेगी फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स और द प्रोविंशियल काउंसिल, यानी प्रोविंशियल लेवल पे जो कोर्ट्स हैं उनकी जो रेगुलेशंस है वो सारी की सारी डिसाइड होंगी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए और ज़्यादा उनको कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए इसके बाद आता है एक और एक्ट। उस एक्ट का नाम है द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट में वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, बट सिंपल था कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं कंपनी के और जो कमर्शियल अफेयर्स हैं वो तो सेपरेट बॉडीज़ के अंडर आ गए। अब मतलब अगर कमर्शियल अफेयर्स की बात करें तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर है अभी भी, और जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं जैसे कि रेवेन्यू मैटर्स, सिविल मैटर्स, मिलिट्री मैटर्स, ये सब आ गए एक और नई बॉडी के अंडर जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो बेसिकली तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बॉडी थी, उसका काम था किसी भी तरह का रेवेन्यू रिलेटेड मैटर, सिविल रिलेटेड मैटर या फिर मिलिट्री रिलेटेड मैटर, उसके सारे ऑपरेशन सब कुछ हैंडल करना। और जहाँ तक कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, ट्रेड है, वो सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर आएगा। और फाइनली जो एक्ट आया वो था 1786 का एक्ट, जिसके थ्रू बेसिकली वैसे ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो 2 डिमांड्स थी गवर्नर जनरल बनने के लिए उनको फुलफ़िल करना था। पहला कि जो गवर्नर जनरल है वो अब कमांडर इन चीफ होगा आर्मी का। और इसमें जो एक और बहुत बड़ा स्टेप लिया गया वो ये था कि जो दूसरी डिमांड थी कॉर्नवालिस की कि अब से गवर्नर जनरल के पास ये पावर है कि वो अपने काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सके इन स्पेशल केसेस। मतलब ये 2 डिमांड्स थी गवर्नर जनरल बनने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए 1786 का एक्ट। सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस
related to the 1773 Regulating Act, 1781 Amending Act, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट एंड 1786 के एक्ट के बारे में। इसके बाद हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और उसकी तरह फिर एक और वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट के बारे में, 1892 के काउंसिल्स एक्ट के बारे में, 1909 के मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड सो ऑन। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में भी एक और प्लेलिस्ट भी बनाएंगे जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री और इवन एंशिएंट हिस्ट्री, उनकी रूलिंग डायनेस्टीज़, उनके रूलर्स, उनके मेजर जो भी उन्होंने स्टेप्स लिए या जो भी काम किए, सबके बारे में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब।